हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज फिर से बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट लेके आए 25 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें आप लोग। चलिए देख लेते हैं। एक नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं है, देख लेते हैं। ए में है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। बी में है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। सी में है, देशी रियासतों की विशेष विशेष नीति कंपनी के अधीन होगी। डी में है, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। चलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो इसमें बी नंबर सहायक संधि की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। किसमें किए गए थे, पायनियर या भारत मिहिर, बंगाली, या इनमें से कोई नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत मिहिर। भारत मिहिर समाचार पत्र पर किया गया था। भारत मिहिर किनके ऊपर किया गया था, भारत मिहिर थे और सोम प्रकाश थे और डक्का प्रकाश थे। चलिए तीन समाचार पत्रकार पे इसने वर्नाकुलर एक्ट के प्रेस के तहत कार्रवाई किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर, इंडिपेंडेंट नामक पत्रकार इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित या स्थापित किया गया था। संपादित या प्रकाशित या स्थापित एक ही बात हुआ। किसके द्वारा किया गया था, तो के.एम. पनिकर के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या चित्तरंजन दास के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो किनके द्वारा किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1919 में किया गया था। 1919 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अब कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, मद्रास, मुंबई, बंगाल, इनमें से कोई नहीं है। तो किस में थे, बंगाल में। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में थे, तो बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर, रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है। रेशमी रुमाल संयंत्र किससे संबंधित है, मौलवी अहमदुल्ला से, या मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से, या मौलाना बशीर से, या खुद वक्त सिंह से। किससे थे, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो किससे थे, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से थे। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के बारे में जान लेते हैं। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी जो है, पाकिस्तान में देवबंदी मौलानाओं में से एक थे। कौन थे, देवबंदी मौलानाओं में से एक थे। उसने उबैदुल्ला सिंधी से पत्रों पर कब्जों करने के साथ पंजाब सीआईडी द्वारा साजिश को उजागर किया था। पंजाब सीआईडी द्वारा उसने उजागर किया था। फिर फारस में एक अन्य मौलवी नेता मोहम्मद अल हसन तक पत्र रेशम से जो है, रेशम के कपड़े पे लिख दिए थे। पत्र जो है रेशम के कपड़े में लिखे गए थे। इसलिए इस आंदोलन का नया नाम रेशमी पत्र आंदोलन या रेशमी रुमाल आंदोलन पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है, असहयोग आंदोलन। 6 नंबर, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। किस में किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। चलिए नागपुर अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन 1920 में ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, यह एक कार्यशील इकाई है।
क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट करते जाइए। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है। यह इस क्या होता है? एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन है देख लेते हैं। सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन है? तो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट प्रसिद्ध जैव हॉटस्पॉट है। चलिए इसके और अलग जान लेते हैं। जैव हॉटस्पॉट में कौन कौन आते हैं? जैव हॉटस्पॉट में आते हैं हिमालय या पश्चिमी घाट, भारत बर्मा, ये सब आते हैं हॉटस्पॉट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस चक्र के संचालन में सूर्य विक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सूर्य विक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक में है कार्बन चक्रण, जल चक्रण, नाइट्रोजन चक्रण, हाइड्रोजन चक्रण। तो कौन होता है? तो जल चक्रण। जल चक्रण जो है सूर्य विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए जल चक्रण के बारे में जान लेते हैं। जल चक्रण में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है। जल चक्रण को क्या करती है? चालित करती है और जल का वाष्पीकरण कर देता है। जल का वाष्पीकरण कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध 10 नंबर है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? कहाँ दी थी? तो वैशाली में दिए थे। कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। वैशाली है, श्रावस्ती है, राजगिरी है, पावापुरी है। तो कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली के बारे में जान लेते हैं क्या है। वैशाली गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो वैशाली में ही दिए थे। चलिए इसका जान लेते हो और थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुए थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जान लेते हैं गौतम बुद्ध के पिता के नाम क्या थे। गौतम बुद्ध के पिता के नाम सुद्धोधन थे और माता के नाम माया देवी थे। और इनकी पत्नी के नाम क्या थे? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थे और पुत्र के नाम क्या था? तो राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। तो वीडियो लंबा हो जाने के कारण और ज़्यादा डिटेल तो नहीं जा पाएंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है भारत में? देख लेते हैं। पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप या मरुस्थलीय क्षेत्र या लद्दाख में। कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है भारत में? तो मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। देख लेते हैं। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जहाँ यहाँ का तापमान दिन की अपेक्षा रात में बहुत कम होते हैं। दिन की अपेक्षा रात में बहुत कम होते हैं तापांतर। तो चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर, 3 जनवरी को यहाँ पे होगा अपसौर। यहाँ पे उपसौर अपसौर लिखा गया है। उपसौर आप लोग कर लीजिएगा। उपसौर 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। कब होती है? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। देख लेते हैं। ए में दिन जो है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन जो है इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। बी में है इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होते हैं। या सी में है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। और डी में है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट कीजिए। उपसौर है तो उपसौर के बारे में जान लेते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना जो है इस दिन जो है पृथ्वी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। ठीक है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। और अधिकतम कब होती है? तो अपसौर की घटना होती है तब होती है इस दिन पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। पृथ्वी की अगर पूछे सब पृथ्वी की अधिक दूरी कब होती है? तो अपसौर की घटना होती है तो अधिक दूरी होती है। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को।
4 जुलाई को होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर, वीडियो लंबा हो जा रहा है बहुत, देख लेते हैं 13 नंबर। कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। सबसे भूकंप कौन तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो सबसे विनाशकारी कौन है? तो एल तरंग है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? एल तरंग, एल तरंग। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। रेड क्लिप रेखा किनके किनके बीच है बताइए आप लोग। तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, इसमें सुमेलित करने के बोल रहा है। सुमेलित, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित है? तो मतलब कौन सा सही है बताइए आप लोग, क्या कौन सा सही है? रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच। तो देख लेते हैं ए में। अब बी में है डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, और सी में है मैग्नीनॉट रेखा भारत, फ्रांस और जर्मनी के बीच, और डी में है हिडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा मैग्नीनॉट रेखा। मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है मैग्नीनॉट रेखा, मैग्नीनॉट रेखा। और देख लेते हैं रेड क्लिप रेखा किनके बीच है? तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड रेखा किनके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये क्या है? डुरंड रेखा है। और हिडनबर्ग रेखा किनके किनके बीच है? तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ये जो है जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध के समय 1917 में 17 के दौरान जर्मनी पीछे हट गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जान गए हम लोग। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी या अल्पस या एंडी? तो क्या है पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी किनकी है? तो एंडीज की है। एंडीज के पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी है, सबसे लंबी पूछे तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 नंबर, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? कब किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या किया गया था? क्या किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा यह प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, या तो ली कमीशन योजना, या तो हंटर मिशन। किनके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अब जान लेते हैं कैबिनेट मिशन की योजना के बारे में। चलिए देख लेते हैं। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था संविधान सभा का गठन? कब हुआ था? 3 नवंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1946 को, 1946 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है? 18 नंबर, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया था? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। तो कब गया था? तो 24 अगस्त नहीं होगा इसका, 25 अगस्त होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 अगस्त 1946 को। कब किया गया था? 25 अगस्त 1946 को। देख लेते हैं। 25 अगस्त 1946 को पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गठन की गई थी, जो 2 सितंबर 1946 को एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश की संक्रमण की निगरानी के लिए भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। जब राज्य, देख लेते हैं एक में क्या है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो सांसद को
भारतीय सांसद को संविधान राज्य के लिए राज्य सूची का कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 2 में है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानूनी प्रभावी रहता है। क्या रहता है? कानूनी प्रभावी रहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए, दोनों सही है इसका सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं 20 नंबर क्या है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, राष्ट्रपति शपथ से। किससे है बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए। किससे है? 54, अनुच्छेद 54 बता चुके हैं। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अब बी में देख लेते हैं राष्ट्रपति के पदावधि। राष्ट्रपति के पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत है। अनुच्छेद 56 के तहत है राष्ट्रपति के पदावधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें है? तो अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति। चलिए, और राष्ट्रपति के शपथ कौन अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के शपथ है अनुच्छेद 60 में। चलिए, इतना क्वेश्चन जान गए हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर, निम्न कथन में से कौन गलत है? कौन गलत है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। या बी में है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सी में है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और डी में है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्या है देख लेते हैं। विश्व आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। चलिए देख लेते हैं। बी में इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इसके बाद सी में है इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट। ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। इसका ए और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उदाहरण है? मात्रात्मक उदाहरण कौन है? चलिए देख लेते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात, या नकद आरक्षित अनुपात, या खुले बाजार की क्रियाएं। तो कौन होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है देख लेते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, या खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, या किसान को प्रशिक्षण करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? कौन सा संबंधित है देख लेते। डॉक्टर रघुराम राजन समिति, बी में है विजय केलकर समिति, और सी में है विमल जलान समिति, और सी में है एन.के. सिंह समिति। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? एन.के. सिंह समिति। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें आप लोग फटाफट। ठीक है, इतने में वीडियो को